पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर एक होटल में काम करते थे जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव अचानक आता है। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में ही बहुत सी कंपनियां बनाई और उसने बेच भी दी। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था और अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत सी पैसों की गड्डियां देकर कहा कि इन्हें गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करा दे। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला कि जो इन गोल्ड कॉइन को समुद्र में जितना दूर फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार और वो भी सिर्फ मस्ती के लिए, अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह व्यवहार कितने समय तक चला होगा। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद ही पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह अमेरिका के एक गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई, और वो इसलिए क्योंकि मरते समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब अमेरिका के एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। वह जितने पैसे बचा सकता था उसे वह स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों के बाद कंपाउंडिंग की पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से इतनी बड़ी नेटवर्थ बना दी। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप अपने पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है और कोई भी इंसान इसे सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो गया, और वहीं दूसरी ओर एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी करोड़पति बन जाता है। ऑथर लॉटरी टिकट का एक एग्जाम्पल और देते हैं कि अमेरिकन लोग मूवीज, वीडियो गेम, म्यूजिक और बुक्स के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? न तो अमीर और न मिडिल क्लास, बस वही गरीब लोग जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो वो 30-35 हजार भी अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग सालाना 30 से 35 हजार रूपए की लॉटरी खरीदते हैं। वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? शायद आप भी कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह उन गरीब लोगों के लिए सही है। इसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है कि हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत ज्यादा सैलरी, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, ये सब हमसे बहुत दूर है। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में पढ़ा सके, यह सब हमारे लिए एक सपना है। इन सपनों को मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं। ऐसे सपनों के साकार होने के चांस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। यह आपको क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं कि गरीब, मिडिल क्लास या अमीर ज्यादातर पैसों से रिलेटेड डिसीजन कैलकुलेशन से नहीं बल्कि अपने इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वो आपको क्रेजी लग सकता है और आप जो डिसीजन लेंगे वो मुझे क्रेजी लग सकता है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशन और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी होगी। जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से था जिसके पास कंप्यूटर था। उस स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा था। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलेन उन लकी बच्चों में से थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह बिल गेट्स के सक्सेस होने के और भी बहुत सारे फैक्टर थे जिनमें से एक लक भी था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवांस की बात करते हैं।
केंट इवांस, बिल गेट्स और पॉल एलन दोस्त थे। वो उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर केंट इवांस ने स्कूल खत्म किया होता तो वो निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवांस ने स्कूल ही खत्म नहीं किया। केंट इवांस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवांस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता हासिल की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस लाखों लोगों में से एक वो इंसान बने जिन्हें रिस्क फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम बिल्कुल अपोजिट हो गए। इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। उनकी किस्मत के अलावा और भी बहुत से फैक्टर थे, लेकिन यह कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट के अलावा और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपको केवल इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो कि आपने जो डिसीजन लिए वो सब सही थे तभी आप सफल हुए, और आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करते हैं तो यह मत मानो कि जो आपने डिसीजन लिए वो सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत से फैक्टर थे, और आपके असफल होने पर भी, सफल होने पर भी लगातार आगे बढ़ते रहो। असफल होने पर भी सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहो जब तक कि सभी फैक्टर आपके फेवर में आकर आपको सफलता न दिला दे। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसी परिस्थिति में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के सीईओ बने। इसके अलावा भी वह बहुत सारे रोल में रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम आए तो उससे 50,000 रुपए प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैचेस, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की पॉपुलेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में अपराधी पाया गया, जिस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है कि एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल बनाना चाहिए, एक ऐसा गोल जिसमें आपकी नीड्स पूरी हो सके। इसलिए सबसे जरूरी स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं। पैसों से ज्यादा अपने परिवार और सुख शांति को महत्व दें। सोशल कंपैरिजन ये स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। इस इम्पोर्टेंट स्किल को छोड़ने के लिए ऐसी सोच को छोड़ना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफेट इतना मैसिव वेल्थ कैसे बना पाए, उनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है। अगर उन सब किताबों को समराइज करें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है, और वह लाइन ये है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी आज जितनी भी नेटवर्थ है, उनमें से उन्होंने ज्यादातर नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट की एज के बाद इकट्ठी की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो 75 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान के साथ कंपेयर करते हैं। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था, और जब वो 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन थी। वहीं एक साधारण इंसान 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 25 साल तक अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, तब उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अभी शुरू नहीं की। अगर वो इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना शुरू करता है और वह 60 साल की उम्र में 22% रिटर्न कमाता है, और वह 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ लगभग $11.9 मिलियन होगी। वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ इससे लगभग 99% ज्यादा है। समरी में यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टिंग करना, फिर उसे लगातार 75 सालों तक चालू रखना।
इसके बाद उन्होंने उसे होल्ड करके री इन्वेस्ट किया। उस समय कंपाउंडिंग ने उन्हें बेहतरीन रिजल्ट दिए। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस शुरू होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सरवाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाया और इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी बेहतरीन डील छोड़नी पड़े। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही वह उनका अपना और अपने वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरों को नहीं मिला। फिर कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाया और उनकी नेटवर्थ इतनी जबरदस्त हो गई। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी बातें इस बुक में और भी हैं, जिन्हें ऑथर मॉर्गन ने कहानी के माध्यम से समझाया है। अगर आप भी इससे इंस्पायर हुए हैं तो आपको भी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आप भी इन्वेस्टिंग को लेकर अपने डाउट को समझकर उन्हें क्लियर कर सकें, साथ ही अपनी लाइफ में एक अच्छी नेटवर्थ हासिल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।